नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो आज सबसे पहले तो मैं जो बीए द्वितीय वर्ष से जो बीए तृतीय वर्ष में जो प्रमोट होकर छात्र आए हैं अस्थायी रूप से, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं बीए तृतीय वर्ष में। और आज हम बात करेंगे जो बीए तृतीय वर्ष के तहत जो आपके जो वैकल्पिक विषय इतिहास है उसके पाठ्यक्रम के बारे में जिक्र करेंगे और हम बात करेंगे कि अपने अभी वर्तमान समय में कौन सी पुस्तक चल रही है। तो एक बार के लिए जैसा कि जो बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों को जो अस्थायी रूप से प्रमोट कर दिया गया बीए तृतीय वर्ष में और नवीन सत्र का प्रारंभ कर दिया गया है, तो उसके तहत जो आपकी बीए तृतीय वर्ष की अब नियमित रूप से क्लासें जारी रहेगी। तो आज हम बात करने वाले पाठ्यक्रम की सिलेबस से मूलतः अगर बात की जाए तो अपने पाठ्यक्रम में जैसे बीए तृतीय वर्ष के तहत जो वैकल्पिक विषय है उसमें हमें इतिहास विषय की 2 पुस्तकें पढ़नी होगी, जिसके तहत बात की जाए प्रथम पुस्तक तो होगी कौन सी, अपने जो आधुनिक भारत का इतिहास। बात की जाए तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि इतिहास को, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राचीन भारत का इतिहास बोले तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, और एक मध्यकालीन भारत का इतिहास बोले तो मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, और तीसरा है जो आधुनिक भारत का इतिहास बोले तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि आपने बीए प्रथम वर्ष के तहत जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा, उसके पश्चात आपने बीए द्वितीय वर्ष के तहत जो मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत को पढ़ा। अब बीए तृतीय वर्ष के तहत आप जो क्या पढ़ेंगे, आधुनिक भारत को पढ़ेंगे यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे आप। एक पुस्तक तो ये होगी आपके, और दूसरी पुस्तक आपके रहेगी आधुनिक विश्व का इतिहास। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ेंगे। तो आधुनिक भारत का इतिहास के तहत हम देखेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना होगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पे आधुनिक भारत के इतिहास के तहत हम देखेंगे कि 1740 ईस्वी से लेकर 1958 ईस्वी तक, यानी कि जो मुग़ल साम्राज्य के पतन के पश्चात अंग्रेज़ों के जब भारत में आते हैं, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना होती है, वहाँ से लेकर जो 1958 तक जब अंग्रेज़ जो भारत को छोड़कर चले जाते हैं और भारत के संविधान का निर्माण होगा, वहाँ तक हमें जो आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना होगा। आधुनिक भारत के इतिहास के तहत हम क्या क्या पढ़ेंगे। अगर बात की जाए आधुनिक भारत के इतिहास के तहत बात की जाए तो हम जो प्लासी के युद्ध से अगर बात की 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध है, उसमें जो बात की जाए नवाब सिराजुद्दौला की जो पराजय होती है, वहाँ से लेकर हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत में जो ब्रिटिश सत्ता स्थापित होती है। अगर बात की जाए ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाती है, उसके अलावा जो पानीपत का तृतीय युद्ध है उसका भी हम जिक्र करेंगे। मराठा शक्ति और मराठों और अंग्रेज़ों के संघर्ष के बारे में हम जिक्र करेंगे इसके तहत। और बात की जाए तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति है, स्वतंत्रता संग्राम है और भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित आंदोलन है, उन सभी का जो आधुनिक भारत के तहत हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे, उनको पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो आधुनिक विश्व का इतिहास ही हमारी दूसरी पुस्तक रहेगी। इसके तहत हम जो पुनर्जागरण से लेकर बात की जाए तो फ्रांस की क्रांति है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है, इटली का एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण है, और जो प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, ये इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये मूलतः अपनी 2 पुस्तकें रहेगी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इनके बारे में जो पाठ्यक्रम के बारे में अगर बात की जाए तो मैंने आपके जो इस सिलेबस के बारे में विस्तृत रूप से जो वीडियो बना रखा है उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, उसका लिंक भी मैं भेज दूंगा, उसको आप पाठ्यक्रम को विस्तृत रूप से देख लेना। और आपका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह है वो भी मैंने जो उस पर विस्तृत रूप से बता रखा है। तो ये जो मूलतः अपनी 2 पुस्तकें रहेगी। हम जो अगर बात की संक्षिप्त रूप में इसके बारे में जो जानकारी पाठ्यक्रम के बारे में हमने हासिल की है। ठीक है, तो आज जो अपने जो पुस्तक चल रही है, जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, बात की जाए आपने जो विश्व का आधुनिक विश्व का इतिहास उस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, उस पुस्तक के तहत जो आज नवीन चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। नवीन चैप्टर है जो पूर्वी समस्या। ये चैप्टर नंबर आपका कौन सा रहेगा, 12। आपकी पुस्तक में जो चैप्टर नंबर 12 है, ये चैप्टर अपने चल रहा है और इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे इससे आगे चैप्टर पढ़ेंगे। जो पीछे के बचे हुए चैप्टर होंगे उनको भी हम पढ़ लेंगे। लेकिन अभी जो यहाँ से चल रहा है, पीछे का जो चैप्टर
पीछे के चैप्टरों की बात की जाए तो ज़्यादातर जो अगर बात की जाए यूट्यूब चैनल पे जो हमारे जो पीछे के चैप्टर के वीडियोस बने हुए हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहे एक बारी है कि नहीं, तो वो पीछे के जो चैप्टर अगर देखना चाहे तो वो वीडियो यूट्यूब से देख सकता है। उसके अलावा दोबारा से आपको ये चैप्टर भी पढ़ाए जाएंगे। तो जहाँ से अभी तक चल रहे हैं हम उसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसके तहत आज हम बात करने वाले हैं पूर्वी समस्या की। ये पूर्वी समस्या क्या होती है? जैसा कि हम विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं, विश्व इतिहास के तहत ये चैप्टर है। अगर बात की जाए तो पूर्वी समस्या क्या होती है उसके बारे में हम आज बात करें। पूर्वी समस्या के तहत 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। एक तो क्रीमिया का युद्ध, बाल्कन का युद्ध और बर्लिन व्यवस्था। ठीक है, अब ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या होती है और ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या कैसे खड़ी होती है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या के पीछे जो कारण क्या होता है उसके बारे में, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मूलतः पूर्वी समस्या किसे कहते हैं, पूर्वी समस्या से आप क्या समझते हो, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पूर्वी समस्या की अगर बात की जाए तो पूर्वी समस्या का अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय समस्या से, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या खड़ी हो जाती है। बात की जाए तो यूरोपीय महाद्वीप में ये मुख्यतः ये समस्या रहती है। पूर्वी समस्या का अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय समस्या से, और ये समस्या तुर्की साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्पन्न होती है। ये तुर्की साम्राज्य की बात की जाए तो तुर्की साम्राज्य एशिया महाद्वीप में जो बात की जाए, जिसे ओटोमन साम्राज्य जिसे कहा जाता था, वहाँ पे जो विस्तृत साम्राज्य हमें देखने को मिलता है, उस साम्राज्य की बात की जाए यूरोप के अधिकतर क्षेत्रों पर भी उसका अधिकार था। तो उसी दौरान अगर बात की जाए जो इस साम्राज्य का जो पतन हो जाता है, तो इस साम्राज्य के पतन के पश्चात जो समस्या खड़ी होती है यूरोप महाद्वीप में कि इस साम्राज्य की जगह कौन लेगा। ठीक है, और ये जो बाल्कन का क्षेत्र है, अगर बात की जाए बाल्कन का क्षेत्र, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और यहाँ पे जो बात की जाए वर्तमान समय में जो बोस्निया, सर्बिया, यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, ये देश इसी के भाग होते हैं। पहले ये जो तुर्की साम्राज्य 17वीं शताब्दी तक बहुत विस्तृत साम्राज्य था और इसी के अंदर जो बाल्कन क्षेत्र आता था, उसी के तहत बात की जाए यहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं उन पर जो तुर्की साम्राज्य के द्वारा शासन किया जाता था। और धर्म जाति से ये जो इनसे अलग होते हैं, अगर बात की जाए तो तुर्की साम्राज्य में इस्लाम धर्म था और यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। तो उसी कारण बात की जाए पहले से ही जो इनके प्रति जो यहाँ पे तुर्की साम्राज्य के द्वारा जो इनके ऊपर क्या किया जाता था, अत्याचार किया जाता था। तो उन परिस्थितियों में जैसे तुर्की साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो जाता है 1815 ईस्वी तक बात की जाए तो तुर्की साम्राज्य का विघटन अवश्यंभावी हो जाता है। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है कि तुर्की साम्राज्य का क्या होगा, विघटन होगा, वह कमज़ोर हो जाता है। अब तुर्की साम्राज्य विघटन के समय जो समस्या खड़ी होती है वही जो पूर्व की समस्या कहलाती है। एक तो बोले कि तुर्की साम्राज्य का अगर पतन हो गया तो इसका स्थान कौन ग्रहण करेगा। दूसरी समस्या, इसके छोटे छोटे राज्यों का निर्माण होने दिया जाए या इनको रोका जाए, क्योंकि जैसे तुर्की साम्राज्य का जैसे ही विघटन शुरू होता है छोटे छोटे राज्यों के द्वारा अपनी स्वतंत्रता की क्या कर दी जाती है, घोषणा कर दी जाती है। उसके अलावा बात की जाए तो तीसरी समस्या ये रहती है तुर्की साम्राज्य के विघटन को रोका जाए अथवा नहीं रोका जाए। तो ये जो समस्या जो तुर्की साम्राज्य के विघटन के पश्चात सामने आती है उसे ही क्या कहा जाता है, पूर्वी समस्या कहा जाता है। पूर्वी समस्या के बारे में जो इतिहासकारों के द्वारा जो अपनी परिभाषा दी गई है, जिसमें हम बात करते हैं लॉर्ड मोरले के द्वारा जो पूर्वी समस्या के बारे में बताते हुए कहा गया है कि पूर्वी समस्या वह उलझन है, पूर्वी समस्या वह उलझन है जिसमें विभिन्न रुचि धर्म जाति की जो विभिन्न धर्म जातियों का प्रश्न है। अगर बात की जाए पूर्वी समस्या वह उलझन है जिसमें विभिन्न रुचि और धर्म और जातियों का प्रश्न है। ठीक है, धर्म और जातियों का प्रश्न है। तो इनका कहना है कि पूर्वी समस्या की अगर बात की जाए मुख्यतः बाल्कन प्रायद्वीप से जोड़कर देख सकते हैं इसको कि यहाँ पे जो ये समस्या खड़ी होती है तुर्की साम्राज्य की अगर बात की जाए उसमें रहने वाले लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले, इधर के जो बाल्कन क्षेत्र में जो यूरोपीय क्षेत्रों में तुर्की साम्राज्य का जिन क्षेत्रों पर अधिकार था वो अगर बात की जाए तो वो किसको मानने वाले थे, वो जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे। तो इनके बीच में जो ये जो संघर्ष का मूलतः कारण माना जाता है उसे ही पूर्वी समस्या कहा जाता है। सोपिरो के द्वारा जो कहा गया पूर्वी समस्या के बारे में कि पूर्वी समस्या को बाल्कन प्रायद्वीप के निवासियों से संबंधित मानना चाहिए, यानी मूलतः जो बाल्कन प्रायद्वीप के रहने वाले लोग होते हैं जाति धर्म
से इनकी क्या होती है, विभिन्नता होती है। अगर बात की जाए इस्लाम जो तुर्की साम्राज्य से ओटोमन साम्राज्य से विभिन्न होते हैं और इनके बीच में जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, पूर्वी समस्या कहा जाता है। तो पूर्वी समस्या के बारे में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है और इसके अलावा जो पूर्वी समस्या में जो यूरोपीय देशों की क्या भूमिका रहती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। यूरोपीय देशों की बात की जाए तो इसी दौरान जो रूस और तुर्की में जो संघर्ष की स्थिति हो जाती है, ऑस्ट्रिया के द्वारा फ़ायदा उठाने का प्रयास किया जाता है जब ओटोमन साम्राज्य का विघटन होता है। उसके अलावा जो इंग्लैंड के द्वारा अपनी क्या भूमिका निभाई जाती है, फ्रांस की क्या भूमिका निभाई जाती है, उनको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने जो एक तो पाठ्यक्रम के बारे में विश्लेषण किया है। पाठ्यक्रम की बात की जाए तो इसके विश्लेषण से संबंधित और भी मेरा वीडियो बनाया, वो वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा, जिसके तहत हम देखेंगे कि BA तृतीय वर्ष के तहत जो वैकल्पिक विषय अपना इतिहास है उसके तहत हम 2 पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। 2 पुस्तकों की बात की जाए तो एक तो आधुनिक भारत का इतिहास है जिसमें बात की जाए 1740 ईस्वी से लेकर जो 1958 ईस्वी जब तक भारत देश आज़ाद हो जाता है और नवीन संविधान लागू हो जाता है तब तक हम जो भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात जो परवर्ती मुगल शासक हैं उनके पश्चात हम देखेंगे किस तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में स्थापित होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और देशी राज्यों के बीच में जो क्या किस तरीके से संघर्ष होता है, इनके बीच में कैसे समझौता होता है। उसके अलावा भारतीयों के द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई जाती है और उसके तहत स्वतंत्रता संग्राम के तहत होने वाले विभिन्न आंदोलनों के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया जाता है। उसके अलावा जो दूसरी पुस्तक होगी अपनी आधुनिक विश्व का इतिहास, जिसके तहत आधुनिक जो विश्व है उसके बारे में पढ़ेंगे, पुनर्जागरण वगैरह है जो। उसके अलावा फ्रांस की क्रांति है, औद्योगिक क्रांति है, उसके अलावा जो बाकी जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इनके बारे में हम जो विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी 2 पुस्तकें रहेगी और इसके अलावा जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसके ऊपर जो विस्तृत वीडियो है वो उसको भी मैं भेज दूंगा आपके पास। और ये जो आज हमने जो नया चैप्टर शुरू किया है पूर्वी समस्या जो यूरोपीय महाद्वीप से संबंधित होती है और यूरोपीय महाद्वीप में जब तुर्की साम्राज्य का पतन हो जाता है उसके पश्चात जो समस्या खड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है, पूर्वी समस्या, अगर साधारण भाषा में बात की जाए तो। यानी कि जो इस समस्या के पश्चात जो क्रीमिया का युद्ध, महत्वपूर्ण घटनाएं यूरोप में घटी, क्रीमिया का युद्ध, बाल्कन का युद्ध और बर्लिन व्यवस्था, जो जिसके तहत क्रीमिया का युद्ध हम देखेंगे किसके, जो तुर्की और जो बात की जाए रूस के मध्य होगा। बाल्कन क्षेत्र से संबंधित जो पहले इन पर किसका अधिकार था, जो बात की जाए तो तुर्की का अधिकार, ओटोमन साम्राज्य जिसे कहा जाता था तुर्की को। और उसके अलावा जो बर्लिन व्यवस्था, जो बर्लिन की दीवार जो हम उसका भी जिक्र करेंगे। और ये जो बात की जाए पूर्वी समस्या इसे कहा जाता है, जिसके तहत अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषा इसकी दी गई है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की जो आपके सुझाव हो, राय, वो भी आमंत्रित है। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा, उत्सुकता हो उसको भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।